ने बहुत खूब कहा है, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही रचना करता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पानी रखता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटन पाथवे में। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करूंगी। मैं आपके लिए कुछ हटकर कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, जिसका नाम है हींग वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वही हींग जो खाने में लजीज खुशबू डाल दे, वही हींग जो लाखों बीमारियों को दूर कर दे, वही हींग जिसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। तो आइए चलते हैं इस कहानी की ओर। लगभग 35 साल का एक व्यापारी अचानक आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसने एक ही बात कही, अम्मा, हींग लोगी? इतना कह के पीठ पे बंधे हुए पीबे को रखकर वो नीचे बैठ गया। इतना सुनकर भीतर से 9-10 वर्ष के एक बालक ने आवाज दिया कि नहीं, और कुछ भी नहीं लेना हमें, तुम जाओ। पर वो व्यापारी भला क्यों जाने लगा? वो जरा इत्मीनान से बैठ गया और अपने साफे के झोर से हवा करते हुए बोला, अम्मा, ओ अम्मा, हींग ले लो अम्मा, मैं तो अपने देश जा रहा हूँ, अब बहुत दिनों में लौटूंगा। तभी अंदर से एक महिला हाथ धोकर आती है और कहती है कि हींग तो तुमसे ही ले रखी है, अभी जस्ट 15 दिन ही तो हुए हैं। इतना सुनकर व्यापारी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ आप मेरे से ही हींग लेती हैं, पर एक ही तोला ले लीजिए, क्योंकि आपकी बोनी मेरे को लगती है मेरा व्यापार बढ़ता है। कहते ही वो व्यापारी एक डिब्बा हींग सावित्री के सामने सरका देता है और कहता है कि तुम कुछ और मत देखो अम्मा, ये हींग एक नंबर है, हम तुमको धोखा नहीं देगा। सावित्री कहती है, उफ़ो, मैं हींग लेकर करूंगी क्या? पहले से इतनी सारी रखी है, वो ही तो खत्म हो जाए। व्यापारी कहता है, कुछ भी ले लो अम्मा, थोड़ा सा ही ले लो, आज मैं अपने देश को चला जाऊंगा, पता नहीं कब लौट के आऊंगा। अब तो खुदा ही जाने कि कब लौटेगा। इतना कहकर व्यापारी बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग को तोलने लगता है। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज होने लगे और कहते हैं कि मत लेना माँ, कभी भी मत लेना, देखो तो क्या जबरदस्ती है, ये तो जबरदस्ती ही तोले जा रहा है। पर सावित्री ने किसी भी बात का उत्तर ना देते हुए उस हिंग की पुड़िया को चुपचाप ले लिया। सावित्री ने पूछा कि कितने पैसे हुए खान? तो वो व्यापारी कहता है कि अम्मा, 35 रुपए हुए। सावित्री ने जितना मांगा उतना व्यापारी को दे दिया और वो व्यापारी सलाम मशवरा कर कर वहां से चला गया। लेकिन उसकी ये बात उसके बच्चों को तनिक पसंद नहीं आई। बड़ा लड़का चौंकते हुए कहता है कि माँ, तुमने खान को 35 पैसे यूं ही दे दिए, वैसे भी हमारे घर में हींग की कोई जरूरत तो थी नहीं। इस पर छोटा लड़का भी कोई कम ना था। वो कहता है, दो अम्मा, दो, मुझे भी 35 पैसे चाहिए। अब बिना 35 पैसों के हम कहीं नहीं डगने वाले, हमें भी अब 35 पैसे चाहिए ही चाहिए। तभी पीछे से मध्यम स्वर में बड़ी गंभीरता से एक छोटी लड़की, जो सावित्री की बेटी थी, 8 साल की थी, वो कहती है कि तुम माँ से पैसे ना मांगो। माँ हमें क्यों पैसे देंगी भला? माँ तो उस व्यापारी को पैसे देंगी। क्यों माँ? वही तो इनका बेटा है। सावित्री को बच्चों की बातों पे हंसी आने लगी, लेकिन बच्चों के सामने ना हंसते हुए अपने गुस्से को दिखाते हुए, हंसी को दबाते हुए सावित्री ने कहा, चलो चलो, बहुत बातें बना ली तुम लोगों ने, खाना तैयार हो गया है, खाना खाने चलो सब। इतने में छोटा बोल पड़ता है कि खाना तभी खाऊंगा जब तुम पैसे दोगी, अब पैसे दो जितने पैसे तुमने व्यापारी को दिए। सावित्री कहती है कि व्यापारी ने मुझसे पैसे हींग के बदले लिए। अब जरा तुम मुझे बताओ, खान ने तो पैसों के बदले मुझे हींग दी है, तुम क्या दोगे? तो छोटा बोलता है, मिट्टी देंगे। सावित्री इस बात पर हंस पड़ी। अच्छा चलो, सब खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वा के तुम सबको दे दूंगी। खाना खाने के बाद हिसाब लगाने बैठे तो सावित्री ने सोचा कि तीनों को बराबर पैसे दिए जाएं, लेकिन जो छोटा था वो सबसे ज्यादा चालाक था। उसे कम पैसे देने की बात की गई तो वो बिगड़ जा रहा था। छोटा कहता है, कभी नहीं, मैं कम पैसे बिल्कुल नहीं लूंगा, और ये होते होते आपस में मारपीट होने लगी। इतना देखकर सबसे छोटी लड़की मुन्नी
उसने ये कहा कि ठीक है, मैं कम सबसे कम पैसे ले लेती हूँ। और इस वजह से उन सबकी मार पिटाई लड़ाई थोड़ी देर के लिए सुलझ गई। ऐसे ही कई महीने बीत गए। सावित्री के रसोई में हींग खत्म हो गई थी और अब होली आ चुकी थी। होली के अवसर पे कुछ कारणों की वजह से शहर में मारपीट हो गई थी। और हो ना हो सावित्री के मन में ये ख्याल अक्सर आ जाता कि कहीं उस लड़ाई में, उस दंगे में वो व्यापारी जो हींग बेचने आया करता था, उसको मार तो नहीं दिया गया। उस हींग वाले की याद सावित्री को प्रायः आ जाया करती थी। एक दिन की बात है कि सावित्री एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ बुन रही होती है। तभी उसे सुनाई देता है कि उसके जो पति हैं वो एक कड़े शब्दों में किसी को डांट रहे हैं और कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। तो आदमी कहता है कि ये हींग है, सोना हींग, और मैं व्यापारी खान। ये कहते कहते वो आदमी सावित्री के सामने पहुंच जाता है। खान को देखकर सावित्री कहती है कि बहुत दिनों में आए खान, हींग तो न जाने कब की खत्म हो गई है। खान बोला कि अपने देश गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूं। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। तो खान कहता है कि हाँ, मैंने सुना। वो क्या है ना कि समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली कि खान, तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कान पर हाथ रखते हुए खान बोला, अरे अरे, ऐसी बात ना करो अम्मा, बेटे को भी भला माँ से डर हुआ है क्या, जो मुझे होता। इतना कहते ही खान अपना डब्बा खोलता है। एक चटांग हींग सावित्री को तोल के दे दी, लेकिन रेजगारी दोनों में से किसी के पास भी नहीं थी। और उसने बड़े ही इत्मीनान से कहा कि कोई बात नहीं, ये पैसा मैं दोबारा आके ले जाऊंगा। सावित्री को सलाम करके वो वहां से चला गया। अब वक्त आ चुका था दशहरे का। इस बार लोग दशहरा दूसरी अलग ही उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को मां काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस और सारी चीजों का अच्छी तरीके से प्रबंध था। इतना सुनते ही सावित्री के बच्चों ने जिद करना शुरू कर दिया कि हम भी काली माँ के जुलूस देखने जाएंगे और हम भी मेले में जाएंगे। सावित्री के पति उस दिन शहर गए हुए थे और सावित्री स्वभाव से भीरू थी। उसने न जाने अपने बच्चों को कितनी कितनी चीजों का प्रलोभन दिया कि तुम अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें सिनेमा लेके जाऊंगी, पैसे दूंगी, चॉकलेट दूंगी, मिठाई दूंगी, कपड़े दूंगी और न जाने क्या क्या। लेकिन सावित्री के बच्चे तो मानो तैयार ही नहीं थे सावित्री की बात सुनने के लिए। घर का नौकर भी बहुत उत्सुक था। उसने कहा कि भेज दो ना माँ जी, मैं ही ले जाऊंगा साथ में और जिम्मेदारी से लेकर आऊंगा। और यहाँ लाचार होकर सावित्री को हामी भरनी ही पड़ी और उसने अपने बच्चों को जुलूस देखने के लिए भेज दिया। साथ ही उसने बहुत हिदायत दी रामू को कि ध्यान रखना, कहीं इधर उधर भटके ना, किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क ना करें और अंधेरा होने से पहले बच्चों को घर जरूर ले आना। बच्चों को गए देर हुई ना थी कि सावित्री की प्रतीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी थी। और अब दिन ढलने लगा, अंधेरा होने लगा, पर बच्चों की कोई खबर ना थी। और अब सावित्री को ना भीतर चैन था, ना अंदर सुकून। इतने में सावित्री ने रोड पर कुछ लोगों को दौड़ते हुए देखा। वो दौड़कर घर के बाहर आई और पूछती कि आप लोग भागे क्यों जा रहे हैं? जुलूस तो निकल गया है ना? तो उस भीड़ में से एक आदमी कहता है कि दंगा हो गया जी, बहुत भारी दंगा हो गया। इतना सुनते ही सावित्री के हाथ पैर बिल्कुल फूल गए हों। ही सावित्री को कुछ दूर पे और लोग आते हुए देखे। उसने उसे भी रोका। उन्होंने भी सेम यही बात कही कि दंगा हो गया है और ये बहुत भारी दंगा है। उनमें से एक नौजवान युवक सावित्री को दिखता है। वो सावित्री उस युवक से याचना करती है कि तुम मेरे दोनों बच्चों को तुम ले आओ। मेरे उसमें से 3 बच्चों में से 2 बेटा और 1 बेटी है। तुम ले आओगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी इनाम दूंगी। इतना सुनकर युवक कहता है कि क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी? ये कहकर वो वहां से चुपचाप चला गया। सावित्री सोचने लगी कि ये सच तो है, भला इतनी भीड़ में मेरे बच्चों को कोई खोजेगा कैसे? पर वो भी करे तो क्या करे, रह रहकर उसे अपने पर क्रोध आ रहा था कि उसने अपने बच्चों को भेजा तो भेजा क्यों? वो तो बच्चे ठहरे, जिद तो करेंगे ही, पर मेरा तो फर्ज नहीं था कि उनकी हर जिद को पूरा कर दूं। सावित्री बौखला गई, पागल सी हो गई।
बच्चों की सुरक्षा के लिए उसने सभी देवी देवताओं से याचना की, क्षमा मांगी और निवेदन किया कि उनके बच्चों की सुरक्षा करें। रात से अब दिन हो चुका था, लेकिन उसके बच्चे लौट कर ना आए। सावित्री फूट फूट कर रो रही थी। उसी समय उसे एक चित परिचित स्वर सुनाई दिया। अम्मा! सावित्री दौड़कर बाहर आई और देखती है कि उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए। खान ने सावित्री को देख के कहा कि वक्त अच्छा नहीं चल रहा है अम्मा, बच्चों को वैसे भीड़ भाड़ में मत भेजा करो। और इतना देखते ही बच्चे दौड़कर अपनी माँ से लिपट गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी हींग वाला। आशा है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो से आप जुड़े रहें।